खंड। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आयोजित रोड शो के इस कार्यक्रम में आज हम लोग इस माया नगरी में आए हैं। मुझे अगले 24 घंटे तक यहाँ रहना है और इन 24 घंटों के अंदर मुझे यहाँ विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद करना है और इस संवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश डायस्पोरा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम से हो रहा है। मैं सबसे पहले आप सभी यूपीटीएफ से जुड़े हुए बंधुओं का, बहनों का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग में जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, ऐसे श्री रविंद्र जायसवाल जी, औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पूर्व प्रदेश में गृह सचिव के रूप में और इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को, खासतौर पर जो आप प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवेज को देख रहे हैं, उन कार्यक्रमों को एक समय सीमा के अंदर आगे बढ़ाने वाले श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, यूपीटीएफ के चेयरमैन श्री पंकज जायसवाल जी, महासचिव प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय जी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री श्री कृपाशंकर सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गृह मंत्री श्री कृपाशंकर सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी। मेरा रवि किशन जी को देखकर आप सबको विश्वास होता होगा कि प्रवासी भारतीयों की उत्तर प्रदेश में अब पेठ बढ़ी है। आज के इस कार्यक्रम में जिन महानुभावों ने अपने विचारों को रखा है और जिनके हम यहाँ पर देख रहे हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सोमा घोष जी ने यहाँ पर कार्यक्रम को वंदना से ही, विघ्न विनायक की वंदना और श्री राम की वंदना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में भी और अपने अनुभवों को साझा जिन्होंने किया है, ऐसे महानुभाव में श्री विनय कृष्णा जी हैं, श्री अजीत यादव जी, प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय जी, पंकज जायसवाल जी, और आप में से हर एक जो भी यूपी डायस्पोरा से जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके पास अपने अनुभव का एक लंबा बहुत कुछ कहने के लिए और अपनी बातों को साझा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता आपके लिए भी होगी, मेरे लिए भी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे आयोजकों ने एक समय सीमा के अंदर इसे सीमित किया है। मैं प्रयास करूंगा कि आप सबकी बातों को अपने इस उद्बोधन के साथ समाहित कर सकूं और आपके जो भी सुझाव होंगे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसे उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी और उसमें अपनी ओर से भरपूर योगदान भी देगी।
बंधुओं, सामान्यतः हमेशा लोग आते हैं, भाषण करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन संकट के समय कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है, यह हमारी कसौटी का मानक बनता है। मेरा यह मानना था कि, और हम सब इस बात को मान सकते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा संकट आया था, और खासतौर पर प्रवासियों पर, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी। और उस महामारी के दौरान किस प्रकार की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था जिसने अपने यहां से पलायन नहीं होने दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर एक प्रवासी के लिए अपने द्वार भी खोले और उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ साथ उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने में अपना योगदान दिया। लोग बहुत सारी चर्चाएं करते थे, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने उस समय 40 लाख प्रवासी उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। सभी लोग चिंतित थे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ये सब बवाल क्यों लेना चाहते हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के हैं और उनका उत्तर प्रदेश से पूरा अधिकार है, और जो कुछ हमारे पास होगा हम हरसंभव उनकी मदद करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हर एक प्रवासी उत्तर प्रदेश वासी ने पूरा अनुशासन का ध्यान रखा, उत्तर प्रदेश शासन की सुविधा को सिर आंखों पर रख करके, और फिर हमारे साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया, जो देश के अंदर एक मॉडल भी बना। हम संकट के साथी हैं, चुनौतियां आने पर हम पलायन नहीं करते, उसका मुकाबला करते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज बदलती हुई तस्वीर उसी का उदाहरण है। आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है पिछले 5 साल के अंदर। हर एक सरकार ने अपने स्तर पर योगदान किया होगा, करना भी चाहिए, जनता इसलिए चुनती भी है। लेकिन आपके सामने यह भी उदाहरण होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले हर एक व्यक्ति के सामने, उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का कोई प्रबुद्ध जन हो, उत्तर प्रदेश का व्यवसायी हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, उत्तर प्रदेश की बहनें हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति क्यों न रहा हो, उसके सामने पहचान का एक संकट होता था। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग अपनी पहचान बताने में संकोच करते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आप देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश आपको, उत्तर प्रदेश की पहचान से आप भी गौरवान्वित होते होंगे, और उत्तर प्रदेश के नाम पर मिल रहे सम्मान से हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि हां, उत्तर प्रदेश ने कुछ नया किया है और करना चाहता है। ये पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ प्रयास हम लोगों ने किए, उस सेक्टर में, किसी एक पे नहीं, हर एक सेक्टर में हम लोगों ने काम किया, बिना भेदभाव के काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम हो, हमने प्रभावी ढंग से लागू किया, बिना भेदभाव के हर तबके को उसका लाभ दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किया हो। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि हमने पिक एंड चूज किया हो, कभी नहीं हो सकता। मेरा यह मानना है, सार्वजनिक जीवन में हम अपने मूल्यों और आदर्शों के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार चुनाव में जाते हैं, लेकिन राजनीति के उन मूल्यों और सिद्धांतों पर भी हम विश्वास करते हैं जो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा ने हम सबको बताया है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक तबके को देना, बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, और इस कार्य को हम लोगों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का कार्य किया। आज परिणाम है किस रूप में, याद करिए, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले दिन मैं आया था तो मैंने 2 काम किए थे। एक, आप लोग मुंबई में रहते हैं, बहुत संकट नहीं होगा,
लोगों के एक कल्चर भी है। लोगों ने पहले दिन से ही अपने व्यस्त दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल नहीं जा पाते थे, जबरदस्ती उठाने की शिकायतें मिलती थी। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को दूर हॉस्टल में भेजते थे। जिनके पास कैपेसिटी नहीं वो क्या करते रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। बहनें बाजार नहीं जा पाती थी, हर जगह सुरक्षा का वातावरण था। तो मैंने आने पर 2 काम किए थे। एक कि बहन और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, और दूसरा कि इल्लीगल कोई भी कार्य नहीं होगा। और अगले 24 घंटे के अंदर मैंने इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का है कि भाई देखो, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर आप कार्रवाई करिए। अगर कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी किसी बहन की ओर से शिकायत आई कि हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर ये हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहां पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे। एक अभियान चला। दूसरा मैंने उसी दिन तय किया। मैंने कहा जितने इलीगल एक्टिविटीज हैं, एक जितने इलीगल स्लॉटर हाउसेस चलते हैं, ये सब बंद कर डालो। और साथ साथ जिन माफियाज ने किसी गरीब की, किसी कमजोर की, किसी व्यापारी की, किसी उद्यमी की लैंड पर जबरन कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर ये सब हटता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके बाद फिर आपकी कार्रवाई भी इसके बाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। और आपने देखा होगा ये सब हटता हुआ दिखाई दिया होगा। आज जो परिवर्तन हुआ है, यानी हमारी सरकार को लगभग 6 वर्ष होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। पहली बार हुआ है 37 वर्ष के बाद कोई सरकार रिपीट कर रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है। जनता जनार्दन का यह आशीर्वाद इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसे लगा कि हां, इस परिवर्तन के साथ हमें भी सहभागी बनना है। कोरोना कालखंड में चुनाव हो रहा था, लोग बहुत सारी बातें करते थे और मैं देखता था। कभी कभी मुझे बहुत सारे लोग कहते थे, जब मैंने महिला सुरक्षा को लेकर के अनेक कदम उठाए, लोग कहते थे सब क्या कर रहे हैं आप, हम कहां जी रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। लेकिन आश्चर्यजनक है, जब चुनाव हुए तो वही माताएं, वही बहनें और वही बेटियां बोलती थी कि हम लोग, ना हमारी कोई जाति है, ना मत है, ना मजहब है, हमारा वोट केवल कमल के फूल पर जाएगा, बीजेपी को देंगे, मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे। ये वही कहती थी। आधी आबादी ने उन सभी सीमाओं को तोड़ा, उन सभी बाधाओं को तोड़ा और फिर से 2/3 बहुमत के साथ डंके की चोट पर हमारी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। आपने देखा होगा पिछले 5.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं तो हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। और आज मैं जो आपको यहां आश्वस्त करने के लिए आया हूं, इसी बात को आश्वस्त करने के लिए, आप तो उत्तर प्रदेश में आपका संवाद है, संबंध है, बराबर आना जाना है, परिवर्तन आपने देखा होगा और परिवर्तन की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को भी आपने नजदीक से महसूस किया। ये सभी चीजें बहुत तेजी के साथ वहां घटित हुई हैं और दिख रही हैं। यह तब है जब हम लोगों ने मात्र 2.5 वर्ष का कार्यकाल भी, यानी मात्र हम 2 वर्ष का कार्यकाल ही पूरा कर पाए थे, तब तक कोरोना महामारी आ गई और तब भी हम रुके नहीं, डिगे नहीं, झुके नहीं और हमने प्लान का रास्ता भी नहीं अपनाया। हम मजबूती के साथ जुटे रहे, डटे रहे, आगे बढ़ते रहे। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश ने कुछ न कुछ नया किया है और यह परिवर्तन उसी का हिस्सा है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, उत्तर प्रदेश अपने यहां निवेश करा रहा था।
दुनिया देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान लगती है, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर आज उसने प्रोडक्शन भी प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने आज कानून व्यवस्था के एक बेहतरीन मॉडल खड़ा किया है। हमने इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, पुलिस फोर्स का मॉडर्नाइजेशन करना पड़ा, 1.5 लाख से अधिक भर्तियां हम लोगों ने की, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया इतनी पारदर्शी थी, किसी को उंगली उठाने का अवसर भी नहीं मिला। हम लोग अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता कि किसी को जाति के नाम पर, मत या मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। और मैंने पहले दिन ही कहा था, भर्ती के लिए जो नियामक बोर्ड थे, आयोग थे, इन सबको मैंने पहले दिन कहा था, मैंने कहा आपके कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, मुझे निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया चाहिए, और अगर इसमें शिकायत होगी, जितनी फ्रीडम मैंने दी है उतनी सख्ती से कार्रवाई भी करूंगा, आप तय करेंगे। और आपने देखा होगा, एक भी शिकायत आपको नहीं मिली होगी, कोई शिकायत नहीं। मैं गया था, मुझे याद है जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, बागपत से आपके मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर चुनाव लड़ रहे थे। लोग कहते थे वो जीत नहीं पाएंगे, मैं कहता था जीतेंगे। सारे सर्वे कहते थे हार जाएंगे, मैं कहता था जीतेंगे। लोग कहते थे क्यों, मैं कहता था बागपत के हर गांव से यूपी पुलिस में कोई ना कोई नौजवान भर्ती हुआ है। और आप देखना, जिन नौजवानों ने अपनी पूरी जवानी समाप्त कर दी, भर्ती नहीं हो पाते थे, दिन भर प्रैक्टिस करते थे, दौड़ते थे, सुबह शाम दौड़ते थे, 15-15 किलोमीटर दौड़ते थे, लेकिन नौकरी के समय उनको रोक दिया जाता था। आज बिना सिफारिश के आज उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भर्ती निकलती है, मुझे भी नहीं पता कि कौन कर रहा, कौन इस एजेंसी इसको कराएगी, किसका कहां सेंटर पड़ रहा है, किसका सिलेक्शन हो रहा है। जब सबका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं नियुक्ति पत्र के लिए जरूर कुछ नौजवानों को बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं कि भाई मुझे बताओ कि आपसे किसी ने कोई बात तो नहीं हुई कहीं भी, किसी भी स्तर पर। वो सब बातचीत के दौरान ही पता लग जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि इनका स्तर क्या है। तो उसके बाद फिर मैं नियुक्ति पत्र के बाद उनकी पोस्टिंग कहां होनी है, ये भी मुझे भी नहीं पता है। ये सब ऑटो मोड पर अपने आप होता है, अपनी ओर से चलता, सारी चीजें ऑनलाइन है, किसी का भी कोई मानवीय हस्तक्षेप है ही नहीं। ये प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद जब मैं बागपत में जाता था, उससे पहले भी कि तो मैंने देखा एक गांव में, आप आश्चर्य करेंगे, यूपी पुलिस में 27 नौजवान भर्ती हुए थे। तो क्या वहां से हमारा प्रत्याशी हार जाएगा? कभी नहीं। और हम डंके की चोट पर वहां चुनाव जीते, सारे सर्वे फेल, हम चुनाव जीते थे। क्योंकि अगर पब्लिक ने हम पे विश्वास व्यक्त किया है तो हमारे विश्वास को भी वे नजरअंदाज नहीं करेंगे, और ये हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपने देखा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी एक बेहतरीन कार्य हुआ, हर एक स्तर पर, हर एक। हमने प्रदेश के अंदर, इससे पहले एक कहावत थी 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, कि जहां से अगर आप सड़क मार्ग से चलो, सड़कों पे गड्ढे दिखने लग जाएं या सायकाल अंधेरा हो जाए, मान के चलो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ चुकी है, नेपाल से हो, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम जुड़े हुए हैं। एक्सप्रेस हाईवे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पूर्वी छोर से जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए, देश की राजधानी को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य हो रहा है।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं, गांवों की कनेक्टिविटी को, जनपदों की कनेक्टिविटी को जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने पिछले कुछ वर्षों के अंदर परिवर्तित होते हुए देखा होगा। एयर कनेक्टिविटी, मुझे याद है 2017 के पहले गोरखपुर में एक फ्लाइट जाती थी दिल्ली से, और वह भी कभी कभी जाती थी। मुझे जब संसद सत्र में आना होता था दिल्ली, तो पहले 4 घंटे मुझे गोरखपुर से लखनऊ जाने में लगते थे, फिर गोरखपुर से दिल्ली आता था। ऐसे दिल्ली से अगर मुझे अचानक आना होता था तो पहले लखनऊ आता था, लखनऊ से 4 घंटे की दूरी तय करके तब गोरखपुर पहुंचता था। आज गोरखपुर से न केवल दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, बेंगलुरु के लिए, हैदराबाद के लिए, अहमदाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं, और 9 एयरपोर्ट आज के दिन पर हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं। 10 एयरपोर्ट पर हमारा वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसमें से 5 हमने बनाकर के तैयार कर लिए हैं, और हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एमओयू कर लिया है कि भाई हम आपको ये एयरपोर्ट दे रहे हैं, आप इनका संचालन करिए, और इनके संचालन, इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपकी, जो खर्चा आएगा राज्य सरकार उसका पैसा देगी, हम दे रहे हैं। 5 अन्य एयरपोर्ट हमारे निर्माणाधीन है। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा? आजमगढ़ के नाम से तो लोग डरते थे। मुंबई में या कहीं में उनको धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था। आज वहां एयरपोर्ट बन रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है, और उसी आजमगढ़ की धरती में सांसद जो बने हैं यही काम करते थे। इसी माया नगरी में रवि किशन जी के साथ ही काम करते करते आज वो आजमगढ़ के सांसद भी बन गए। चित्रकूट में एयरपोर्ट, आज उसका निर्माण हो रहा, अंतिम चरणों में चल रहा है। सोनभद्र में एयरपोर्ट, अलीगढ़ में एयरपोर्ट, मुरादाबाद में एयरपोर्ट, सहारनपुर में भी एयरपोर्ट, श्रावस्ती में एयरपोर्ट। श्रावस्ती भगवान राम के पुत्र ने बसाई थी, और भगवान बुद्ध ने संन्यास के बाद अपने सर्वाधिक चातुर्मास यानी 36 वर्ष तक उन्होंने चातुर्मास श्रावस्ती में ही व्यतीत किए थे। ये श्रावस्ती के साथ जुड़ा हुआ आज वहां एयरपोर्ट बन रहा है। बेहतरीन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम दे रहे हैं, 3 हम लोग क्रियाशील कर चुके हैं, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी हम लोग जेवर में बना रहे हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक शहरों में मेट्रो 5 में हमारा वर्तमान में चल रहा है। आगरा में वर्तमान में कार्य चल रहा है। बाकी गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, यहां की सर्वे की कार्रवाई अंतिम चरणों में चलते हुए हम इसमें भी मेट्रो को आगे लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा और भी कार्यक्रम हमारे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल का कल आपने देखा होगा ट्रायल हुआ है। दिल्ली से मेरठ की दूरी पहले तय करने में लगते थे 3 घंटे, आज मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर। 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बन चुका है, मात्र 45 मिनट में। यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, और उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश तो आपका अपना प्रदेश है। औद्योगिक विकास के लिए जिन चीजों के लिए आवश्यक, जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, उसमें से सबसे पहले शासन और प्रशासन में उद्यमी और निवेशक का विश्वास। उसे विश्वास हो कि मेरी फाइल अनावश्यक लटकेगी नहीं, लाल फीताशाही की शिकार नहीं होगी। हम लोगों ने इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हमारा निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें 350 से अधिक एनओसी एक साथ उपलब्ध हो सकती हैं, और उसको हम लोगों ने वहां पर
लॉन्च किया है और वह सफलतापूर्वक कार्य कर दिया। 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उसी पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। दूसरा, अब हम लोगों ने निवेश सारथी भी बना दिया है। अगर किसी निवेशक ने हमारे साथ एमओयू किया तो निवेश सारथी इसका प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेगा कि आपने निवेश किया है तो निवेश की प्रक्रिया में कहां पे अब आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम उसके माध्यम से देख रहे हैं। और फिर निवेश आपका हो गया है तो निवेश होने के बाद आपको समय पे इंसेंटिव मिली है, इसके लिए भी हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ हम आगे बढ़ा चुके हैं। तो एक विश्वास, दूसरा सुरक्षा का माहौल, सुरक्षा, बेहतरीन सुरक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर आज सुरक्षा का वातावरण है। और जो भी निवेशक जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश किया है, कोई नहीं कह सकता है, यहां तक कि जो लोग वहां निर्माण कार्य में लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं, वहां पर आज कोई जबरदस्ती किसी के साथ किसी के ठेके पट्टे पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता। तीसरा है लैंड बैंक। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक। आपको याद होगा मैंने एक एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स से हमने 64,000 एकड़ लैंड उनसे मुक्त कराया, और मुक्त करा करके आज वहां पर हम लोगों ने अपना डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो लैंड हम लोगों ने उपलब्ध कराई, इसमें से ज्यादातर लैंड वही है और बेहतरीन हो रहा है। ये पूरी लैंड हम लोगों ने ली है। लेने के बाद ये सरकारी लैंड थी या निजी लैंड थी तो उसका कंपनसेशन देकर के हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। तो हर एक दिशा में ये है। और सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी औद्योगिक निवेश और विकास के लिए एमएसएमई का क्लस्टर, देश का सबसे अच्छा एमएसएमई का जो बेस है वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट है यूपी के पास, 96 लाख। मुझे याद था जब हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी नीति प्रारंभ की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, परंपरागत उद्यम को प्रमोट करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम के साथ हर एक जनपद के साथ कुछ ना कुछ जोड़ा था, हर एक के साथ जोड़ा था। देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसे ही ईश्वर की आराधना का और उनके अवतार की भूमि नहीं थी, वो पुरुषार्थ की भूमि रही है। पुरुषार्थ, लोगों ने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया। ईश्वरीय अवतार तभी वहां बार बार हुए। मां गंगा का आशीर्वाद और मां यमुना का आशीर्वाद तभी वहां प्राप्त हुआ। बाबा विश्वनाथ का धाम वहां इसीलिए बना क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की पोटेंशियल थी। वहां के उद्यमियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार की मेहनत की। कौन ऐसा जनपद है जिसके पास अपनी परंपरागत पूंजी न हो? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कौन सा ऐसा जनपद है जिसके पास न हो? हर एक जनपद की। और उसी को हम लोगों ने 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया था। आप आश्चर्य करेंगे, इसने हमारे एक्सपोर्ट को दुगना से अधिक किया है। आज हम लोग लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ी पूंजी उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट करे, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में होगा। लैंडलॉक्ड प्रदेश की बात हो रही थी, अभी यहां पर जो बात की जा रही थी, पंकज जी के द्वारा जो बात बताई जा रही थी, हमने अब उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा और उनके मार्गदर्शन में आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, एयर कनेक्टिविटी भी दी है। देश के अंदर रेल का सबसे अच्छा नेटवर्क भी हमारे पास है। 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और इसका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के ही जेवर के पास है। लॉजिस्टिक हब के लिए वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपार संभावनाएं हैं, उन सब के साथ ही अब उत्तर प्रदेश ने लैंड लॉक्ड स्टेट
कि अपनी इस धारणा को भी समाप्त करते हुए हमारे पास जो नदियां हैं इनको हम लोगों ने वाटर वे के रूप में उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। हल्दिया से वाराणसी के बीच इस पे हम लोगों ने अपनी कार्गो सेवा प्रारंभ कर दी है और अब तो पैसेंजर भी इसमें चलने प्रारंभ हो गए। 13 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करेंगे दुनिया के सबसे बड़े क्रूज का, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा। अभी से बुकिंग हो गई है और इसी वर्ष की नहीं, अगले 2 वर्षों की बुकिंग भी एडवांस में हो चुकी है। अभी से बुकिंग हो चुकी है। मैं अभी 2 महीने पहले बलिया गया था। बलिया से सब्जी और मिर्चा, हरी मिर्ची वहां से गल्फ के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए जा रही थी, तो मुझे कहा गया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन विभाग ने मुझसे कहा कि साहब जो है इसको आपको फ्लैग ऑफ करना है। मैंने कहा जरूर। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा किसान जो फसल, इससे पहले आम भी हम लोगों ने इसी मार्ग से दुनिया के देशों में भेजा था। तो उत्तर प्रदेश में अब लैंड लॉक्ड की समस्या का भी ये समस्या नहीं, हमारे पास वाटरवे है और वाटरवे अभी तो वाराणसी तक प्रारंभ हुआ है, इसको हम प्रयागराज तक बढ़ाएंगे। हम इसमें सरयू नदी में भी अयोध्या तक लेकर के आएंगे। हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में नदियां हैं, नदियों का एक बहुत अच्छा जाल हमारे पास मौजूद है और इसका भी हम उपयोग करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं और इसलिए 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार की है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, किसी भी अन्य सेक्टर में, आईटीएस के क्षेत्र में, हम किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपने निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा मानना है हर एक पूंजी हमारे लिए निवेश है। कोई अच्छा विश्वविद्यालय खोलता है, मेडिकल कॉलेज खोलता है, कोई अच्छा सेंटर खोलता है, स्टार्टअप प्रारंभ करता है, ये हमारे लिए एक निवेश है। हम हर एक उस निवेशक का स्वागत करेंगे और उत्तर प्रदेश ने उसके लिए पॉलिसीज बनाई है। उत्तर प्रदेश तो आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी बढ़ चुका है। यानी आश्चर्य करेंगे कि 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केवल 12 बन पाए थे। 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज, और 2017 से लेकर अब तक हम 35 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, 35। लेकिन अब हम लोगों ने कहा कि कुछ हम निजी क्षेत्र को भी इसमें जोड़ेंगे। पीपीपी मोड पे हमारी पॉलिसी आ चुकी है। हमारे जो 10 जनपद बचे थे, उन 10 जनपदों में से 6 जनपदों के लिए हमारे पास प्रस्ताव आ चुके हैं। 4 जनपद बचे हैं जिस पर हम मेडिकल कॉलेज निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये भी मेरा विश्वास है कि इस इन्वेस्टर समिट के साथ हम लोग उन जनपदों को भी कवर कर लेंगे। बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें कार्य किया जा सकता है। इन सभी क्षेत्रों में जो अपार संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश ने एमएसएमई की अपनी पॉलिसी बनाई है। 1000 दिनों तक आपको कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं, आप अपना निवेश करिए, सीधे जाइए, निवेश करिए, अपना आपने एक एप्लीकेशन दे दिया, निवेश करिए। 1000 दिनों तक ये प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी। तब तक आप अपना निवेश भी करिए, प्रोडक्शन भी शुरू करिए, सरकार के इंसेंटिव भी लीजिए, सब कुछ करिए और उसमें 1000 दिनों तक अपनी प्रक्रिया अपने आप ऑटो मोड पर आगे बढ़ती रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें वहां पर हुई हैं और इन क्षेत्रों में जो हमारी 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, मैं यूपी डायस्पोरा से जुड़े पदाधिकारियों से कहूंगा कि वो सभी सदस्यों तक अगर उसको पहुंचवा दें, या वो उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकते हैं और उसका लाभ लें। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने जो 8 टीमें भेजी थी, मैंने अपने वरिष्ठ मंत्रियों की 8 टीमें भेजी थी दुनिया के देशों में, जिन लोगों ने 16 देशों की 21 शहरों को कवर किया था। 1 सप्ताह का कार्यक्रम था और इस जब ये लोग दुनिया के विभिन्न देशों में गए, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था दुनिया के अंदर। लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उसको पॉजिटिव वे में लिया और मैं चाहूंगा इस समय हमारे 8 सिटी में हमारे ये रोड शोज देश के अंदर होने जा रहे हैं, जिसमें
आज मुंबई से मैं शुरू कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हम लोग यहाँ पे अभी जो यहाँ पर अजीत यादव जी कह रहे थे टेक्सटाइल उद्योग के बारे में, हम तो अब हमें फ्लैटेड फैक्ट्रीज की भी हम कॉन्सेप्ट को लेकर के आ चुके हैं। 4 सिटी में हम बना रहे हैं, अन्य जगह के प्रस्ताव आएंगे, हम वहां पे भी उस प्रकार की सुविधा देंगे। उत्तर प्रदेश में किस सेक्टर में संभावनाएं हैं? डेयरी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, फार्मा के क्षेत्र में है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। न्यू सिटीज के लिए हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। नई सिटी के निर्माण के लिए भी हम लोग इन सभी कार्यक्रमों, कहीं भी नई सिटी के निर्माण के लिए सरकार उसमें सहयोग देने के लिए है। नई उसमें हम हर प्रकार से तमाम अन्य सेक्टर्स में भी हम सहयोग करने को तैयार हैं। और 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज को भी अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि आप सभी उसमें थोड़ी भी रुचि ले लेंगे तो उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा पाएंगे। और उत्तर प्रदेश ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप तय किया है कि भारत देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। आज भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को 2 अवसर ऐसे प्राप्त हुए हैं जो वास्तव में अमृत महोत्सव के इस आयोजन को और भी प्रफुल्लित बना देते हैं। खासतौर पर एक, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उसे पछाड़ करके भारत देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बना है। दूसरा, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 के देशों का नेतृत्व कर रहा है। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं, जिन 20 बड़े देशों में दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है, जिनका दुनिया के 85% जीडीपी पर अधिकार है और जिनका दुनिया के 90% पेटेंट पर भी अधिकार है। उन 20 G20 के देशों का नेतृत्व भारत करेगा। उस अवसर पर हमारे लिए भी अपने राज्य से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अवसर है, हम भी उससे वंचित नहीं होंगे। इस विश्वास के साथ मैं यूपी डायस्पोरा से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित सदस्यों को आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश ने वैश्विक व्यापारिक समुदाय को उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित किया है। तो उत्तर प्रदेश तो आपका अपना है, आपको आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप तो स्वयं ही इस आयोजन के आयोजक हैं और उस आयोजक बनकर के आप सभी इस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। इसलिए आज ये पहली संवाद आपके साथ ही मैंने प्रारंभ किया है। मैं एक बार फिर से यूपी डायस्पोरा से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और जो भी आपके प्रस्ताव आएंगे हम उसका स्वागत करेंगे। और उत्तर प्रदेश, हम इस बारे में कह सकते हैं कि अगले 5 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ाने में हम सब अपना योगदान मिलकर के देंगे तो उसका परिणाम भी हमारे सामने बेहतरीन तरीके से आएगा और वो परिणाम अवश्य आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आप सबको आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुंबई में इन्वेस्टर समिट को लेकर उनका जो दौरा है, होटल ताज में निवेशकों से उन्होंने मुलाकात की, उनको संबोधित किया और साथ ही उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया और विस्तार से उन्होंने उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि को इन्वेस्टर्स के सामने रखा और बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट था, आज लोग गर्व से नाम लेते हैं जो यूपी से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ क्राइम कम हुआ है, कई एयरपोर्ट सरकार बनवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन से यहां पर तमाम विकास के कामकाज किए जा रहे हैं। पहले यूपी